ओके, गुड आफ्टरनून अगेन। लेट्स स्टार्ट अवर फ्रेश चैप्टर। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक ठीक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12 चैप्टर नंबर आई बिलीव 5 होगा। ठीक है, यूनिट 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और पूरे बायोलॉजी में आपको कोई इंटरेस्टिंग तो स्पेशल चैप्टर लगेगा तो उसमें से ये एक चैप्टर है। ठीक है, दो ये चैप्टर, दो बायोटेक के चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, बहुत कंसेप्चुअल है। समझने का चीज यहाँ पे आपको ज्यादा है और याद भी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होगे, कई सारा चीज फ्रेश होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर को बेटा, इसको पढ़ते हैं हम जेनेटिक्स में। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बायोलॉजी का वो ब्रांच जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन को स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। इट इज अ ट्रांसफर of character from parent to progeny, from parent to progeny, है ना। पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर, कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस। इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब देखो सेम पेरेंट के दो बच्चे, मतलब सेम पेरेंट के दो प्रोजेनी 1 प्रोजेनी 2, ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा ये भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो चेंजेस है दोनों के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। और इस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ये वेरिएशन, हाउ इट इज कमिंग, वेरिएशन कैसे आता है, इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच बना है बायोलॉजी में, उसको आप क्या बोलते हो? जेनेटिक्स बोलते हो। तो जेनेटिक्स में आपका ये पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। कि इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर आप ले रहे हो, इनहेरिटेंस मतलब लेना, तो पेरेंट से जो कैरेक्टर आप इनहेरिटेट कर रहे हो उसके लिए मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके लिए क्या क्या लॉज हैं। ठीक है, ये सब बातों को इस चैप्टर में आपको समझना है। क्लियर? तो उससे पहले अपन क्या कर रहे हैं, उससे पहले कि चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं, कुछ कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। जैसे कंसेप्ट ऑफ जीन। जीन क्या है? पहली बात तो ये समझो। तो आपके पास ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए। डीएनए और ज्यादा फोल्ड होके, कंडेंस होके, ये कंडेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं क्रोमेटिन। तो डीएनए फोल्ड होके क्या बनाता है बेटा? क्रोमेटिन बनाता है। और क्रोमेटिन और ज्यादा फोल्ड होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो अगर आपका डीएनए है इस प्रकार से, तो डीएनए का कुछ सेगमेंट, जैसे ये एक टुकड़ा, ये एक सेगमेंट, इस सेगमेंट्स में क्या होता है बेटा? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन्स क्या करते हैं? जीन्स से प्रोटीन बनता है। जीन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जीन्स कहां पे है? डीएनए में है। क्लियर? तो जीन से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से फिनोटाइप कैरेक्टर कंट्रोल होता है। उससे क्या होता है? कैरेक्टर फिनोटाइप क्या होता है? कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर देखेंगे तब देखेंगे। तो जीन्स कहाँ है बेटा? डीएनए में है। जीन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जीन से प्रोटीन बनने का जो पूरा प्रोसेस है, इसके बाद के चैप्टर में हमको पढ़ना है पार्ट 2 जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो जीन से प्रोटीन, और प्रोटीन ही आपके पूरे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। प्रोटीन ही है फाइनल जो कंट्रोल करता है। तो जीन्स कहाँ बताया मैं आपको? डीएनए में। अब डीएनए ही कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। तो अगर आपको पूछता है कि जीन्स का लोकेशन क्या है, जीन का लोकेशन क्या है, कहां होता है जीन, तो आप बोलोगे डीएनए में होता है, क्रोमेटिन में भी होता है, क्योंकि क्रोमेटिन भी किसका बना है? डीएनए का बना हुआ है। और क्रोमोसोम में भी होता है। क्लियर है बात? तो जीन्स कहां प्रेजेंट है? डीएनए में है, क्रोमेटिन में है, क्रोमोसोम में। ये पूरा आंसर आपको करना चाहिए।
उसके बाद एक बात और समझो कि डीएनए में जीन है, जीन से क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। ये क्या है, कंडेंस्ड है, पैक है, एकदम टाइटली पैक्ड है। ये टाइटली पैक्ड है, ये उससे भी ज्यादा टाइटली पैक्ड है। तो जब जीन से प्रोटीन बनता है तब वो थोड़ा खुल जाते हैं, डीएनए जैसा बन जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल जीन अगर आपको पूछता है कि जीन एक्सप्रेस कब होगा, कहां से होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जीन का एक्सप्रेशन कहां से होगा, डीएनए से होगा। क्लियर है यहां तक? ये आपका मिनिमम इतना इंफॉर्मेशन आपको रहना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब आप देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर। हम बोल रहे हैं कि जीन से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन फिनोटाइप कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कैरेक्टर से आप क्या समझते हो? कैरेक्टर से जैसे समझो कि आई कलर, आंख का कलर। आप देखो कि गाना सुन रहे हो, ब्राउन आई वाला है, हनी सिंह का है ना, तो ब्राउन आई होता है, रेड आई होता है, ब्लैक आई होता है, ब्लू आई होता है। तो कई प्रकार के आई कलर हैं, ठीक है। वैसे ही हेयर कलर, स्किन कलर, ये सब क्या है बेटा, कैरेक्टर्स है। ये सब क्या है, कैरेक्टर्स है। इनको कंट्रोल कौन करता है, जीन कंट्रोल करता है। ट्रेट्स क्या होता है, कैरेक्टर के कुछ ट्रेट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, अपन आई कलर ले लिए, तो ये एक कैरेक्टर है। इसके ट्रेट्स क्या है बोलने से, ब्लैक आई, ये कलर ब्लैक आई एक ट्रेट है किसका, कैरेक्टर का। ब्लू आई, ब्राउन आई, ये सब क्या हो गए बेटा, ट्रेट्स हो गए कैरेक्टर के। क्लियर है बात? अब देखो, ऑन वन होमोलॉगस क्रोमोसोम नंबर ऑफ ट्रेट्स ऑफ वन कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर के होमोलॉगस क्रोमोसोम में कितने, है ना, कितने क्या होंगे, ट्रेट्स होंगे, ये आपको पूछ रहा है। एग्जांपल होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलने से अभी अपन सेल साइकिल पढ़ के आए, तो ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है मान लेते हैं। तो एक आपको फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है, ठीक है। तो आपके पास एक एक क्रोमोसोम का दो दो कॉपी है। इस दोनों को आप क्या बोलते हो, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हो, राइट। तो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में समझो कि यहाँ पे ये एक लोकस है, ये एक पोजीशन है इस जीन में, इस क्रोमोसोम में ये जीन है। ये कंट्रोल करता है ब्लैक आई को। किसको कंट्रोल करता है, ब्लैक आई को। क्लियर? तो मान लेते हैं इस जीन का नाम अपन क्या दे रहे हैं, कैपिटल बी। और इसी के सामने दूसरे क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक और जीन प्रेजेंट होगा सेम इसी के जैसा। ये भी किसको कंट्रोल कर रहा है, ब्लैक आई को। क्लियर है बात? ठीक है। तो दो क्रोमोसोम है आपके पास, एक एक सेट, एक एक क्रोमोसोम का दो दो है, डबल डबल है। तो एक में ब्लैक आई है, दूसरे में ब्लैक आई हो सकता है, ब्लू आई का भी जीन हो सकता है, ब्राउन आई का भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो आपको इसका ये बता रहा है कि ऑन वन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, नंबर ऑफ ट्रेट्स ऑफ वन कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर का कितना ट्रेट हो सकता है, ये आपको पूछ रहा है। अगर तो आप बोलोगे सर 2 हो सकता है मैक्सिमम। कितना हो सकता है, 2। क्लियर? जैसे ये एक ब्लैक कलर है, कैरेक्टर क्या है, आई कलर। आई कलर के कितने ट्रेट्स, तो एक ब्लैक एक ब्लू, एक ब्लैक एक ब्राउन, एक ब्राउन एक ब्लू, तो कुछ भी मिला के 2 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। और मिनिमम कितना हो सकता है, 1। मान लो कि यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, तो ट्रेट कितना हुआ, एक ही ट्रेट हुआ ना, कैरेक्टर आई कलर, ट्रेट्स कितना हुआ, एक। जैसे कि ब्लैक आई कलर। क्लियर? तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैक्सिमम 2 हो सकता है। एक ब्लू ब्लैक, एक ब्लू, एक ब्लू एक ब्लैक, एक ब्राउन एक ब्लैक, कुछ भी होगा। तो 2 डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो क्या हो सकता है, 2। अगर दोनों सेम है तो मिनिमम बोलोगे उसको। मिनिमम कितना, 1। यहाँ भी ब्लैक का है, यहाँ भी ब्लैक का है, दोनों जीन किसको कंट्रोल करते हैं, ब्लैक को। तो मिनिमम ट्रेट्स कितना हो गया यहाँ पे, 1। तो आपका आंसर होना चाहिए मैक्सिमम 2 ट्रेट हो सकता है, मिनिमम 1 ट्रेट हो सकता है कभी भी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम में। क्लियर है बात? ठीक है। फिर ये पॉइंट देखो, ऑन वन होमोलॉगस क्रोमोसोम नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर कई प्रकार के हैं। अभी आप देखें, आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, कान का साइज है, हाथ का साइज है, फिजिकल बॉडी का डिफरेंट, कई प्रकार के कैरेक्टर हो सकते हैं। और एक क्रोमोसोम में, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम में
कई कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये आई कलर कंट्रोल करता है, इधर यहाँ पे जीन्स है जो हेयर कलर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीन्स है जो पिन्ना के साइज को कंट्रोल करते हैं, है ना। कान में जो होता है पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना के साइज को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही डिफरेंट कैरेक्टर एक्स वाई जेड कई कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि लगभग 30,000 जीन्स हमारे अंदर होता है। तो 30,000 जीन है और क्रोमोसोम आपके पास 23 पेयर्स हैं, राइट। तो 30,000 जीन को आपको इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में लगाना है, 23 क्रोमोसोम में लगाना है। तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम में बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है। कैरेक्टर के बारे में बात की। जब ट्रेड्स के बारे में बोले थे, किसी कैरेक्टर के ट्रेड्स, तो अपन बोले थे मैक्सिमम 2 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। क्लियर। ये आपका बेसिक हुआ कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेड्स क्या होता है, ठीक है। जैसे आई कलर कैरेक्टर है, ट्रेड्स क्या है, आई कलर के लिए ब्लैक आई, ब्लू आई, ये सब ट्रेड्स हैं, है ना। क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करो। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंडल का। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको बेटा हम बोलते हैं फादर। ये क्या बोल रहा हूं, ये नहीं हुआ बोल रहा क्या? ठीक है चलो। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको हम बोलते हैं बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जो बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी वेरिएशन स्टडी करते हैं, उनका फादर इन्हीं को बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है कि भाई इसका जैसे हेयर कर्ली है तो उसके बच्चे का भी हेयर कर्ल जो हेयर है वो हाँ अभी आ रहा होगा ना। चलो ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इनको। तो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है पेरेंट से प्रोजेनी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था पहले। तो 1800 में 1800 से 18th सेंचुरी था, उसमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले जिम्मा किसने उठाया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल ने, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका कई सारे रीजन है, चलो चेक करते हैं। तो 1829 में इनका बर्थ हुआ है,
ठीक है। 1856 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, 1856 में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसमें स्टार्ट किया? गार्डन पी में, ठीक है। गार्डन पी में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम, ठीक है। पाइजम सटाइवम गार्डन पी में 1856 में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, 7 साल कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते रहे, ठीक है। सेवन ईयर एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1863 में इनका वर्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया। और 1865 में ये वर्क इनका पब्लिश भी हो गया। पब्लिश मतलब वो जर्नल्स होते हैं, जो भी आप नया काम अगर किए हो तो उसको क्या करना पड़ता है? प्रकाशन करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, ताकि अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग कंट्री में सब कोई उस चीज को पढ़ पाए, रिजल्ट को पढ़ पाए, ठीक है। तो इनका वर्क 1865 में जो भी इन्होंने काम किया गार्डन पी में, पाइजम सटाइवम में, वो 1865 में क्या हो गया? पब्लिश हो गया, ठीक है। इसके बाद 1884 में इनका डेथ हो गया, 1884 में इनका क्या हो गया? डेथ हो गया। हालांकि इनका वर्क 1865 में पब्लिश हुआ, बट इनका जो वर्क था इनको ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला, इनके वर्क को उतना प्रोत्साहन, उतना तारीफ नहीं मिला, और ज्यादा इनका वर्क क्या हो गया? दबा रह गया, कोई इनको मतलब ज्यादा पहचान नहीं मिला इस वर्क को। और 1884 में इनका डेथ हो गया। 1900 में 3 साइंटिस्ट, एक टेस्मार्क, ह्यूगो डेविस, ठीक है, और कॉरेंस, ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया? डिफरेंट अलग अलग प्लांट में काम करके क्या किया कि इस वर्क को, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवरी किया, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। समझना बात को क्या हुआ? 1856 से 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया, ये सब क्वेश्चन से नीट है, ठीक है। 1856 में स्टार्ट किया, किसमें? गार्डन पी में, पाइजम सटाइवम में। 7 ईयर एक्सपेरिमेंट करके 1863 को वर्क कंप्लीट हुआ। पब्लिश कब हुआ? 1865 को, बट इनके वर्क को उतना पब्लिसिटी नहीं मिला। इसके बहुत सारे रीजन थे। फॉर एग्जांपल, जब ये काम कर रहे थे इसी समय इवोल्यूशन पे भी काम बहुत चल रहा था, और उस समय एक बिग शॉट साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है। क्लास 12 में हमको एक चैप्टर पढ़ा इवोल्यूशन, वहां उनका काम देखेंगे अपन, चार्ल्स डार्विन का क्या काम था। तो चार्ल्स डार्विन इतना फेमस थे उस समय कि सब उनके पीछे उन्हीं के वर्क को स्टडी कर रहे थे, इनके वर्क को ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स यूज किया, और उस समय के बायोलॉजिस्ट को ये बात पता नहीं कि बायोलॉजी में मैथ्स कहाँ से घुसेड़ दिए, तो उनके वर्क को बोले कि बेकार है, ध्यान नहीं दिए। ऐसे करके 1865 में पब्लिश होने के बाद भी इनके वर्क को उतना ख्याति प्राप्त नहीं हुआ। 1884 में डेथ हो गया। 1900 में ये 3 साइंटिस्ट ने डिफरेंट अलग अलग प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट को, इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए स्टडी किया। तो जो इनका जो रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट जब इन्होंने मैच किया तो देखा कि 1865 में जो मेंडल काम करके गए हैं, सेम रिजल्ट इनको भी मिल रहा है। टेस्मार्क, ह्यूगो डेविस, कॉरेंस, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे हैं और अलग अलग प्लांट में काम कर रहे हैं, एंड रिजल्ट्स आर सिमिलर टू मेंडल्स वर्क, ठीक है। रिजल्ट्स आर सिमिलर टू मेंडल्स वर्क। इसीलिए इस तीनों साइंटिस्ट के वर्क को हम क्या बोलते हैं? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। और इसके बाद इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो गार्डन पी में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर को स्टडी किया, 7 डिफरेंट कैरेक्टर को स्टडी किया, ठीक है। 7 डिफरेंट कैरेक्टर के 14 ट्रेट्स थे। अभी आपको हम बताया कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट्स क्या होता है, ठीक है। तो 7 डिफरेंट कैरेक्टर क्या क्या है, इसको अपन चेक करते हैं पहले। कैरेक्टर्स, यहां मैं लिख रहा हूं कैरेक्टर्स, और यहां लिख रहे हैं अपन ट्रेट्स। ट्रेट्स में 2 टाइप है बेटा, डोमिनेंट। ये डोमिनेंट क्या होता है और रेसेसिव क्या होता है, ये भी देखेंगे डिटेल में। डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर लिए हैं।
14 ट्रेड्स लिए हैं। कैरेक्टर क्या है? सबसे पहले लिखेंगे अपन प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में टॉल जो है, लंबा प्लांट क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, थोड़ा अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेशन करता है, डोमिनेंट है, टॉल है। और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? डॉर्फ। डॉर्फ मतलब छोटा, बौना, ठीक है। उसके बाद पी, ठीक है, पी यहां से पॉड शेप, और ये पॉड कलर। पॉड शेप आ जाएगा आपका राउंड, नहीं, पॉड शेप आ जाएगा इन्फ्लेटेड, और इधर आ जाएगा कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ है। पॉड कलर आ जाएगा आपके पास ग्रीन, और यहां आ जाएगा आपके पास येलो। ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। उसके बाद आप दो तो एस लिख लो, सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है। सीड का शेप क्या होगा? राउंड। राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जबकि रिंकल्ड कैसा है? रिंकल्ड कैसा है? रिसेसिव कैरेक्टर है। सीड का कलर अगर बात करें तो येलो डोमिनेंट होगा और ग्रीन रिसेसिव होगा। यहाँ पे पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट था, यहाँ पे येलो डोमिनेंट है। तो कौन पॉड कलर है, सीड कलर है, बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन है ना, तीन तो पी लिख लेना, पी पॉड शेप हो गया, दो एस लिख लेना और दो एफ लिख लेना। ये 7 कैरेक्टर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर, ठीक है। तो तीन, दो एस और दो एफ। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है। एक्सियल मतलब बेटा अगर ये स्टेम है तो ये जो फ्लावर निकला हुआ है ऐसे, ये सब फ्लावर एक्सियल है। टर्मिनल मतलब टॉप में निकलेगा, एकदम टॉप में, टर्मिनल पॉइंट में निकलेगा, ठीक है। फ्लावर कलर अगर बात करें तो वॉयलेट कलर कैसा है? डोमिनेंट है, और व्हाइट कलर कैसा है? रिसेसिव है। वॉयलेट कलर कैसा है? डोमिनेंट है, और व्हाइट कलर क्या है? रिसेसिव है। तो कैरेक्टर कितने थे बेटा? टोटल 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। बट ट्रेड्स कितने हैं? 14 हैं। एक के दो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 into 2 कितना हो जाएगा? 14 ट्रेड्स हैं और कैरेक्टर 7 है। एक साल क्वेश्चन आया था नीट में बेटा, सब कुछ सही लिखा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट सही है कि नहीं देखना था। 4-5 स्टेटमेंट दिया था, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि मेंडल हैज डन हिज एक्सपेरिमेंट इन गार्डन पी पाइथन सटाइवम, ठीक है। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड ऑन 1865। ही टुक 7 डिफरेंट ट्रेड्स, ऐसा लिखा हुआ था। तो ये लास्ट में सब कुछ सामने सही लिखा, लास्ट में गलत। 7 डिफरेंट ट्रेड नहीं, 7 डिफरेंट कैरेक्टर लिए थे। ट्रेड्स कितना लिए थे? टोटल 14 ट्रेड्स लिए थे। तो कैरेक्टर और ट्रेड्स दोनों को ध्यान से रखना है। ये डोमिनेंट है 7, और इधर ये क्या है? रिसेसिव है। क्लियर? चलो, इसको देखने के बाद आप इसको देखो, फिर हम क्या कर रहे हैं, मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, क्या क्या स्टेप्स था एक्सपेरिमेंट में।
मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को बेटा अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उनके स्टेप्स क्या क्या था, 3 स्टेप में कंप्लीट। पहला आता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है। दूसरा है क्रॉस, पहले पेरेंट सिलेक्शन करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और तीसरा काम क्या था कि क्रॉस करने के बाद रिजल्ट क्या आया ये चेक करना। ये 3 स्टेप में इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, पेरेंट हमेशा इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर लिया, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिया और 14 डिफरेंट ट्रेड्स लिया, ठीक है। और हमेशा ये क्या लिए बेटा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से लेते। पेरेंट कैसा लेते थे हमेशा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, या फिर इनको बोलते हैं प्योर लाइन। प्योर है, इम्प्योर नहीं है। प्योर मतलब होता है होमोजाइगस, प्योर मतलब क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन होना चाहिए। ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, ये सब अभी डिटेल में देखने वाले हैं। अभी ये पहला स्टेप हुआ कि जो पेरेंट लेंगे वो हमेशा ट्रू ब्रीडिंग लेंगे, है ना, ट्रू ब्रीडिंग लेंगे, प्योर लाइन लेंगे। और प्योर लाइन कैसा होता है, जनरली होमोजाइगस होता है, क्लियर। अब ये दोनों को क्या करते थे, वो क्रॉस करते थे, और क्रॉस करने के बाद रिजल्ट क्या है ये चेक करते थे, ठीक है। तो सबसे पहला क्रॉस हम करवाने जा रहे हैं अभी। सबसे पहला क्रॉस इन्होंने क्या किया बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब when single character is studied, when single character is studied via hybridization experiment, then it is called as मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया बेटा, एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है। टॉल लिया है मतलब ये प्योर लाइन लिया है, कैसा लिया है, प्योर लाइन, ठीक है। प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। टॉल लिया और दूसरा क्या लिया, डॉर्फ, दूसरा क्या ले लिया, डॉर्फ। ये भी प्योर लाइन है, पेरेंट है ना ये, तो ये क्या होंगे, यहाँ लिख देता हूँ पी, पी मतलब ये पेरेंट है, प्योर लाइन, ठीक है। ये दोनों को इन्होंने क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने के बाद इनको प्लांट मिला, वो क्या था, टॉल प्लांट मिला, क्लियर। अब इस टॉल प्लांट को इन्होंने सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग दिखाने के लिए आप एरो घुमा के उसी के ऊपर लगा दोगे, तो इसका मतलब ये जो टॉल प्लांट मिला, इसी टॉल प्लांट को इसी टॉल प्लांट से क्रॉस करा दिया, ऐसे 2 टॉल प्लांट को आपस में क्रॉस करवा दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फिंग, सेल्फिंग करवा दो। क्रॉस जो हुआ है ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये कौन सा प्रोसेस है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पेरेंट को क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे और ये जो पाया इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन है ये, ठीक है। F1 के प्रोजेनी है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन को इन्होंने क्या कराया है, सेल्फिंग करवाया है। तो आपको ध्यान याद रखना है कि क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ एक बार कराएंगे, आगे जाके कंटिन्यू सेल्फिंग करवाते रहते हैं, सेल्फिंग करवाते रहते हैं, ठीक है। तो इस टॉल को इस टॉल से जब क्रॉस करवाया तो इनको टोटल 4 प्लांट मिला। इन्होंने देखा कि एक टॉल, दूसरा भी टॉल, तीसरा भी टॉल और एक चौथा इनको मिला डॉर्फ, ठीक है। तो इनसे इनका रिजल्ट ये हो गया। देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट की है, पेरेंट क्या सिलेक्ट किया, पहले टॉल प्योर लाइन और डॉर्फ प्योर लाइन, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद किया कि क्रॉस, ये आपने क्रॉस करवा लिया, F1 तक बनाया, F1 को सेल्फिंग कराया। अब आपको क्या देखना है, रिजल्ट, तीसरा काम रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आया बेटा, इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन कैरेक्टर ऑफ, देखो ये टॉल था ये डॉट था, आया कैसे, टॉल आया। तो इन F1 जनरेशन कैरेक्टर ऑफ only one parent
only one parent appeared। ठीक है, क्या देखिए आपकी F1 जनरेशन में किसी भी एक पेरेंट का कैरेक्टर आ रहा है, ये रिजल्ट हुआ। दूसरा रिजल्ट इन्होंने क्या देखा कि इन F2 जनरेशन both parents character appeared, both parents character appeared, दिखा उनको, but one of them was more in number, but one of them was more in number। ठीक है, ये इनका रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट से अब क्या बनाएंगे अपन, कंक्लूजन बनाएंगे। रिजल्ट से क्या बनाएंगे, कंक्लूजन। तो ऐसा क्रॉस करने के बाद मेंडल को ये रिजल्ट मिला कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर आ रहा है। जब इसको क्रॉस करवाए तो ये F2 जनरेशन है। F2 में 4 प्लांट मिला जिसमें से 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है। तो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर वापस आ गए, टॉल भी आ गया और एक डॉर्फ भी आ गया। ये आपका क्या है, रिजल्ट। इससे कंक्लूजन बना रहे हैं अपन। तो कंक्लूजन मेंडल इसको सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो मेंडल ने बोला कि यार जो कैरेक्टर्स है उसको देयर इज समथिंग, कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है एज इट इज, बिना किसी बदलाव के पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कैरेक्टर कंक्लूजन का यही है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एज इट इज, बिना किसी बदलाव के जा रहा है। ठीक है, ये पहला कंक्लूजन है इसका। देयर इज समथिंग which is getting transfer from parents to offspring as it is। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोला। एंड दिस समथिंग, सेकंड पॉइंट, समथिंग इज इक्वल टू फैक्टर। इस समथिंग को उन्होंने क्या नाम दे दिया, समथिंग इज इक्वल टू फैक्टर। समथिंग को इन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा, समथिंग इज इक्वल टू फैक्टर बोल दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये क्या बोल रहे थे, सेकंड पॉइंट ये बोल रहे हैं कि डूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे ये प्लांट कैसा है बेटा, डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। तो दोनों के पास कैरेक्टर हुआ, तो यहाँ से ये टॉल बन गया, यहाँ से कुछ आया, यहाँ से एक फैक्टर आया, दोनों क्या बना, मिला के टॉल बना दिए। अब टॉल बन गया तो ये जब इसको सेल्फिंग कराए तो ये वापस टॉल टॉल और एक वापस डॉर्फ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि फैक्टर जोड़े में है। फैक्टर क्या है, पेयर्ड है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला कि फैक्टर ऑकर इन पेयर, फैक्टर ऑकर इन पेयर। तो एक फैक्टर यहां से आता है, एक फैक्टर यहां से आता है, तो दोनों यहां पे दो फैक्टर था। ठीक है, इसको फिर से दोबारा बनाएंगे अपन। यहाँ पे 2 फैक्टर था, यहाँ 2 फैक्टर था। जब गैमेट बना तो एक फैक्टर यहाँ से आया, एक फैक्टर यहाँ से आया, तो यहाँ पे अभी 2 फैक्टर, तो फैक्टर ऑकर इन पेयर, ये इनका दूसरा कंक्लूजन है। तीसरा कंक्लूजन ये है कि ये जो पेयर्स है, ये देखो अगर ये जो पेयर्स हैं ये दोनों मिक्स हो जाते तो ये वापस कभी ड्वार्फ वाला नहीं बन पाता। समझ रहे हो बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो अगर ये जो 2 फैक्टर दिख रहे हैं, यहाँ से एक फैक्टर आया, यहाँ से एक फैक्टर आया, ठीक है, तो ये डिप्लॉइड प्लांट है, इसमें भी 2 फैक्टर है। अब ये 2 फैक्टर अगर आपस में मिल जाते और मिल के एक बन जाते, या फिर दोनों का जो अपना इंडिविजुअलिटी है कि ये टॉल को कंट्रोल करता है, ये वाला फैक्टर डॉर्फ करता है, अगर ये दोनों मिल जाते तो ये डॉर्फ वाला वापस कभी नहीं आ पाता। दोनों नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए क्या हुआ, यहाँ से एक डॉर्फ और यहाँ से एक डॉर्फ वाला फैक्टर, दोनों जब यहाँ आए तो ये वाला डॉर्फ वापस बन गया। क्लियर है? तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि फैक्टर्स मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी, मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, और इसको चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि दे डू नॉट सॉ ब्लेंडिंग, दे डू नॉट सॉ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग को आप मिक्सिंग भी बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में मिक्सिंग।
दोनों फैक्टर आपस में मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं दिखाते हैं, अपना अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखते हैं। जब गैमेट बनेगा तो वापस सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों मिल नहीं जाते हैं, ठीक है, मिक्सिंग नहीं होता है दोनों का, अपना अपना। ये टॉल को कंट्रोल करता है, ठीक है तू अलग जा, डॉर्फ है तू अलग जा, दोनों मिक्सिंग नहीं होगा कभी, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या क्या कंक्लूजन देखें, देयर इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट एज इट इज, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये देखिए कि दिस समथिंग इज फैक्टर एंड फैक्टर ऑकर इन पेयर and they do not show blending and they maintain their individuality and during gamete formation they segregate from each other, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट, during gamete formation they segregate मतलब अलग अलग हो जाते हैं वापस, क्लियर बात, चलो ठीक है। अब इसको थोड़ा से ऊपर लेवल जाके देखते हैं। चलो फैक्टर बंडल को ये क्रॉस करने के बाद समझ में आ गया कि कुछ फैक्टर है, समथिंग को फैक्टर नाम दिए, फैक्टर जोड़े में है, चलो ठीक है। तो ये लो आप टॉल प्लांट, यहाँ पे फैक्टर है, ये लो कैपिटल टी कैपिटल टी, हम फैक्टर को क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल टी